हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं वेल्डर कंप्लीट कोर्स एमसीक्यू का महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि ये क्लास 2 है और ये चैप्टर ट्रेड इंट्रोडक्शन और सेफ्टी से है, जो कि वेल्डर में पहला ये लेसन आता है, ट्रेड इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी। इससे पहले मैं पहली क्लास ले चुका हूँ इसका। यदि पहली क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो सक्सेस कैरियर के यूट्यूब चैनल में आने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो सेक्शन में अपलोड वीडियो में आप लोग को वीडियो मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे वेल्डर यहाँ पे फर्स्ट क्लास हो गया है और इस सभी वीडियो जो भी ये सीरीज हम चला रहे हैं वेल्डर का, वेल्डर चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज फॉर ऑल एग्जाम के नाम से है। ये प्लेलिस्ट आप देख लेंगे तो सभी वीडियो एक जगह मिल जाएगी। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा वेल्डर चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज फॉर ऑल एग्जाम बाय सक्सेस कैरियर। ठीक है, या आप प्लेलिस्ट में आ जाइएगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोग क्लास 2 है, जो कि हम लोग 20 क्वेश्चन कर दिए थे। 20 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वेल्डर क्लास सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, वेल्डर ट्रेड वालों के लिए सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, जैसे राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर, बार्क, स्क्रो, पीसीआईएल, सीआईटीएस इंट्रेंस एग्जाम, यूपीआर विनर, टीजीटी2, सेल, गेल, वेल, एनटीपीसी सभी एग्जाम के लिए उपयोगी हो। तो हमने 20 क्वेश्चन तक आप लोगों को पहले वीडियो में करा दिया। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो जाकर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं 20 से आगे के क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे। ठीक है, 21 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग को करना था। दिया है सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सूचनात्मक चिन्ह यानी कि इंफॉर्मेशन साइन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले देखेंगे जो इंफॉर्मेशन साइन होती है वो किसका होता है। इंफॉर्मेशन साइन का जो बैकग्राउंड है ये बिल्कुल हरा कलर का होता है। कैसा होता है? हरा कलर का होता है। यानी कि इसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इंफॉर्मेशन साइन क्या होगा, आपने ना आप रोड पे चले होंगे तो आपको जो बोर्ड दिखाई देता है कि कोई डेस्टिनेशन दिया होता है कि कानपुर 220 किलोमीटर, ऐसे दिल्ली 500 किलोमीटर, या आपके सिटी का नाम इतना दूरी है गांव से, तो वो वही क्या है? इंफॉर्मेशन साइन है। ठीक है, यानी कि जो वो इन्फॉर्मेशन बताता है, कोई ना किसी चीज़ की सूचना बताता है। यानी कि आपके यहाँ से कानपुर 200 किलोमीटर है या दिल्ली 500 किलोमीटर है, ये सूचना बताता है। और इसकी बैकग्राउंड कैसा होता है? हरा कलर। और बात करें इसका आकार, तो याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन साइन की जो या तो वो आयताकार होगा या वर्गाकार होगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। आगे का क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट के खतरे को प्रदर्शित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट 415 वोल्ट डेंजर, यानी 415 वोल्ट डेंजर, यानी कि 415 क्या ये वोल्ट है और ये डेंजर है, इसलिए इसका सिंबल कौन सा उपयोग करेंगे, कौन सा होगा? तो ये चेतावनी को शो करता है। मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में जाते हैं तो जहाँ पे सारी मशीनें लगी होती हैं इलेक्ट्रिशियन का, वहाँ पे लिख देता है कि 415 वोल्ट लिखा है। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये चेतावनी को दे रहा है कि इसके अंदर 415 वोल्ट की लाइन आ रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये चेतावनी को शो कर रहा है। निषेधात्मक चिन्ह पूछ लेता है एग्जाम में कभी कभी। तो निषेधात्मक चिन्ह कैसा, अगर आप लोग देखे होंगे सिंबल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिगरेट होता है, इस सिगरेट जला होता है और यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा होता है ये। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं निषेधात्मक चिन्ह क्या होती है, जिसमें कोई चीज़ निषेध की जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रेड कलर का और यहाँ पे रेड पट्टी होती है और यहाँ पे ब्लैक कलर का सिगरेट बना होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर का सिगरेट बना होता है जो कि ये बताता है कि इसे पीना मना है। तो ये क्या है? निषेधात्मक चिन्ह, पीने के लिए मना किया गया होता है। ठीक है, और इसका आकार कैसा होता है? तो आकार कैसा है? गोलाकार है। और बीच में एक क्रॉस सिंबल होता है जो कि रेड कलर का होता है, और जो उसके अंदर सिंबल बने होते हैं वो ब्लैक कलर का बना होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन साइन के बारे में अभी बताया, ये आयताकार या वर्गाकार होता है और इसकी जो पृष्ठभूमि होती है ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। ये भी याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। उसके बाद वार्निंग साइन, चेतावनी चिन्ह, तो ये त्रिभुजाकार होती है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होती है। और इसकी जो बैकग्राउंड होती है वो कैसा होता है? येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आकृति पूछ लेता है। उसके बाद अनिवार्य चिन्ह, मैंडेटरी सिंबल। तो मैंडेटरी सिंबल क्या होता है? तो इसको देख लीजिए, मैंडेटरी ये भी वर्गाकार होता है।
ठीक है। और इसकी पृष्ठभूमि जो होती है नीला कलर का होता है। कैसा? नीला कलर का। इसमें सिंबल बना होता है कोई ना कोई नीली पृष्ठभूमि पे, तो ये अनिवार्य चिन्ह होता है। तो हमने सभी को डिस्कस कर लिया। 4 तरह के साइन होते हैं। प्रोहिबिशन साइन यानी कि जिसमें कोई चीज़ें मना की जाती है। इन्फॉर्मेशन साइन, सूचना, कोई चीज़ सूचना दी जाती है। और चेतावनी यानी कि 415 वोल्ट है या करंट 11,000 एम्पियर है, ऐसे सभी ये चेतावनी देती है। और अनिवार्य सिंबल का मतलब होता है कि जब आप कार्य करने से पहले ये चीज़ें, जैसे ग्लव्स पहनना अनिवार्य होता है, वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग चश्मा वगैरह पहनना अनिवार्य होता है, तो ये अनिवार्य चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य घटक निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स? जो फर्स्ट एड बॉक्स होती है, यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स होती है, इस पर कैसा सिंबल बना होता है? पहली बात तो ये प्लस का सिंबल बना होता है रेड कलर का। कैसा सिंबल बना होता है? रेड कलर का प्लस का सिंबल बना होता है फर्स्ट एड बॉक्स पे, याद रखिएगा। उसके बाद इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यानी कि कौन कौन सा? तो इसके अंदर पट्टी होती है, स्ट्रैप्स होता है, डिटाल होता है, रुई होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ये सभी चीज़ें होती है। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, दवाइयाँ होती है फर्स्ट एड के अंदर। फर्स्ट एड होता क्या है कि अगर किसी को दुर्घटना हो जाती है तो उसको जो पहली ट्रीटमेंट दी जाती है उसी को हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है, बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? हाउ विल यू ट्रीट एज ए पर्सन फाउंड अनकॉन्शियस? यानी कि कोई बेहोश है किसी चोट लगने की वजह से, तो उसे हम लोग क्या करना है? उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अगर कोई बेहोश है तो तुरंत क्या करेंगे? डॉक्टर पास ले जाएंगे। विल टेक यू टू द डॉक्टर इमीडिएटली, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए दिया है, तेल युक्त फर्श को निम्न में से किससे साफ करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू क्लीन एन आयल फ्लोर? मान लीजिए ये फ्लोर है और इस पर क्या गिरा हुआ है? इस पर कोई आयल की चीज़ें गिरी हुई है, तो इसको साफ करना है। तो इसे हम, इसके ऊपर हम लोग क्या डालकर साफ करेंगे? तो इसके ऊपर जो सैंड होती है ना, सैंड में इसको सुखा लेंगे और उसको साफ करने के तो ये साफ हो जाएगा। तो ठीक है, रेत के से इसको साफ करेंगे, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को कहाँ डाट चाहिए, क्या करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले होती है कि कोई श्वसन क्रिया सही से नहीं कर रहा है तो उसे मुंह से मुंह में श्वसन क्रिया दी जाती है। अभी मैं बताऊंगा क्या किया जाता है कि कोई व्यक्ति सचेत पड़ा है, यानी कि उसके अंदर बेहोश पड़ा है, तो दूसरा व्यक्ति इसके मुंह में एक हल्का क्या करता है? पट्टी को डालकर, यानी कि हो सकता है हल्का कपड़ा डालकर इसके मुंह में फूंक मारता है, जिसके अंदर इसके अंदर सांसें चलने लगती है। तो बोल रहा है कि अगर सांस नहीं आ पा रहा है तो प्राथमिक उपचार को क्या करना चाहिए? तो उसे तुरंत चिकित्सा सहायता खोजनी चाहिए अगर उससे श्वास नहीं आ पा रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 27 नंबर दिया है, निम्न प्राथमिक उपचार है, फर्स्ट एड इज एमंग द फॉलोइंग। तो यानी प्राथमिक उपचार क्या है? इसमें विद्युत झटका लगे पीड़ित को उपचार करना है, ये क्या है? प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक सर्वे पूर्व करना, कंप्लीट प्रिलिमिनरी सर्वे, ये भी क्या है? प्राथमिक उपचार है। उसके बाद दिया है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता, ये भी क्या है? प्राथमिक उपचार है, फर्स्ट एड है। और उसके बाद आगे देखते हैं, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 28 नंबर दिया हुआ है, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की सरलतम विधि है, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन इज। ठीक है, तो कृत्रिम श्वास की सरलतम विधि कौन सी है इसमें? तो देखिए, एक होता है सिल्वेस्टर विधि, दूसरा होता है शेफर्ड विधि और तीसरा होता है मुंह से श्वास देना। तो यहाँ करेक्ट आंसर सरलतम विधि जो होती है, बहुत इफेक्टिव होता है, मुंह से मुंह में सांस देना ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। वैसे तो ये सारी कृत्रिम श्वास की विधियाँ ही हैं, सिल्वेस्टर विधि, शेफर्ड विधि। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि मरीज को पीठ के बल लिटा दिया जाता है। कैसे? पीठ के बल, ये एग्जाम में पूछ देता है। सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल, क्यों पीठ के बल? क्योंकि पेट पे छाले होते हैं, पेट पे छाला होता है तो हम पीठ के बल लेटा देते हैं। छाला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो छाला होता है इसलिए हम कौन सा विधि करेंगे? सिल्वेस्टर विधि करेंगे। शेफर्ड विधि में कैसे लेटाते हैं मरीज को? तो पेट के बल। पेट के बल क्यों लेटाया जाता है?
यदि उसके पीठ पे छाला हो तो, पीठ पर छाला हो तो, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, याद रखिएगा। सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल लिटाया जाता है और शेफर्ड विधि में पेट के बल, ये एग्जाम में भी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए चित्र में कृत्रिम श्वसन की किस विधि को प्रदर्शित की गई है। यहाँ पे श्वसन कर लीजिएगा, गलत लिख दिया गया है। विच मेथड ऑफ आर्टिफिशियल, यहाँ पे रिस्पायरेशन लिख लीजिएगा, रिस्पायरेशन इज शोन इन द फिगर। सबसे पहले देखिए कौन सा ये रिस्पायरेशन सिस्टम श्वसन की विधि दर्शाई गई है। तो सबसे पहले देखेंगे इसे किसके बल लिटाया गया है, मरीज को पीठ के बल लिटाया गया है। अब पीठ के बल लिटाया गया तो कौन सा विधि होगा, देखिए ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है और आपको पता होगा। तो अभी मैं पीछे बताया हूँ ना क्वेश्चन में, सिल्वेस्टर विधि पीठ के बल, शेफर्ड विधि पेट के बल, याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, तो से में ए का मात्रा है ना, तो इसे पे में ए का मात्रा है। ऐसे ही सिल्वेस्टर में ई का मात्रा है तो पीठ के बल लिटाते हैं इसमें, तो देखिए पीठ के बल, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे याद रखना है आप लोगों को ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 30 नंबर। कृत्रिम, यहाँ पे भ्रसन हो गया है जहाँ श्वसन की क्रिया होनी चाहिए। कृत्रिम श्वसन लिख लीजिएगा, श्वसन की शेफर्ड विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार करना चाहिए। तो देखिए कृत्रिम श्वसन में शेफर्ड विधि में क्या होता है कि मरीज को किसके बल, पेट के बल लिटाया जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए इसमें क्या किया गया है, पीठ के बल लिटाया गया। तो ये सिल्वेस्टर है, इसी को उल्टा लिटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, शेफर्ड विधि हो जाएगा। जब शेफर्ड विधि द्वारा यानी कि पेट के बल लिटा देते हैं तो उसे कृत्रिम श्वसन कितनी बार दी जाती है, तो याद रखिएगा 1 मिनट में 10 से 12 बार कृत्रिम श्वसन दी जाती है। कैसे दी जाती है, तो उसके शेफर्ड विधि में पेट के बल लिटा दिया जाता है और उसके जो चेस्ट के बगल की पसलियां हैं उसको मतलब हल्का रब किया जाता है, थोड़ा दबाव डालकर कि उसके फेफड़ा फूले और पचके। और तो ये चीज़ें जब हम लोग हल्का हाथ से दोनों तरफ से रब करते हैं तो वो क्रिया 1 मिनट में 10 से 12 बार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया है सामान्यतः आग 3 घटकों पर निर्भर करती है, चित्र में प्रदर्शित घटक कौन सा है। तो देखिए आग लगने के लिए 3 घटक होता है। पहला, कोई ईंधन होना चाहिए, ईंधन में जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल वगैरह। दूसरा चीज़ होना चाहिए तो उष्मा होना चाहिए, यानी उस हर एक चीज़ का अपना एक अलग टेम्परेचर पे ही जलता है। जैसे लकड़ी अलग टेम्परेचर पे जलेगा, पेट्रोल अलग कम टेम्परेचर पे जल जाएगा, किरासन तेल हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये ईंधन हो गई। तो देखिए किसी भी आग लगने के लिए 3 घटक कौन सा होना चाहिए, पहला ईंधन, दूसरा उष्मा और तीसरा जो घटक होता है वो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। अगर इन तीनों में कोई एक नहीं रहेगा तो हमारा आग नहीं लग पाएगा। हमारे वातावरण में ईंधन रहे, जैसे लकड़ी, सूखा हुआ लकड़ी लेकिन जलता है नहीं, उसको प्रॉपर टेम्परेचर भी दे दिया जाए तब भी नहीं जलेगा जब तक अगर उसको ऑक्सीजन, यानी कि आग लगने के लिए 3 घटक होना चाहिए। कोई एक घटक हटा लेंगे तो आग नहीं लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछता है। कोई एक हटा लेगा, बोलेगा कि कौन सा इसमें जैसे यहाँ पे आग लगने का घटक नहीं पूछ देता है, तो ये ऐसे ही होता है। तो यहाँ एक्स के रूप में क्या होता है, देखिए ईंधन भी चाहिए, उष्मा भी चाहिए और तीसरा क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है श्रेणी बी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे 4 तरह के आग होते हैं। चारों तरह की आग को हम लोग बात कर लेते हैं। एक होता है ए टाइप, दूसरा बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप। ए टाइप में क्या आता है, ठोस से लगी आग। ठोस से लगी आग क्या होता है, जैसे लकड़ी, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गई, ये सभी चीज़ें आ जाएगी ठोस में। और दूसरा यहाँ पे द्रव से संबंधित लगी आग, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ठीक है, किरासन तेल, ये क्लास बी फायर में आ जाएगा। सी गैस टाइप, जैसे कि एलपीजी, मेथेन वगैरह से लगी आग क्लास सी फायर कहलाता है। डी विद्युत से लगी आग या कोई भी रासायनिक, विद्युत हो गया, बिजली हो गई, बिजली से लगी आग या किसी भी धातु से लगी आग को हम लोग क्लास डी में रखते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्लास बी से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फोम टाइप,
ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोम मशीन। दूसरा होता है ठोस के लिए हम वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर या सोडा एसिड भी हम इस्तेमाल करते हैं, सोडा एसिड, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा है। तीसरा गैस के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो गैस के लिए हम लोग ड्राई पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली से लगी आग के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन हैलोन टाइप हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो CTC का फुल फॉर्म पूछ लेता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, क्लास बी आग बुझाने के लिए फोम टाइप करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 33 नंबर। दिया निम्न श्रेणी में श्रेणी बी की आग से में प्रयुक्त ईंधन को कौन सा है, तो अभी मैंने बताया बी में कौन सा होगा, ठोस के बाद द्रव आता है ना, तो द्रव टाइप होगा, द्रवित गैस आती है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी द्रव टाइप, द्रवित गैस नहीं आएगी, गैस अगर रहता है तो सी में आ जाता है, ठोस द्रव गैस। लेकिन यहाँ पे जो पेट्रोलियम टाइप है, देखिए ये द्रव टाइप में आता है। अब और बी क्लास बी किस में, द्रव टाइप, जो भी द्रव टाइप अग्नि है वो किससे लगती है, क्लास बी फायर में आता है। क्लास बी फायर में द्रव से समझ, जैसे पेट्रोल डीजल क्लास बी फायर में आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम पदार्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण नहीं है, आग लगने का कारण नहीं पूछा है, दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ फायर, यानी कि आग लगने का कारण नहीं है। चलिए चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ को अतिभार पर प्रयोग में लाना, यानी ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आग का कारण है, हमारा नहीं पूछा है, तो आगे पढ़ते हैं। फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना, यूजिंग नैरो वायर एज ए फ्यूज वायर, ये आग लगने का कारण नहीं है। अगर फ्यूज वायर यूज करते हैं तो क्या होता है, ओवरलोड होते ही क्या होता है, फ्यूज तार गल जाता है और विद्युत धारा का संपर्क टूट जाता है, और आग लगने से, शॉर्ट सर्किट होने से, ओवरलोडिंग के कारण हमारी सारी विद्युत परिपथ, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट घरों में जो यूज होता है सभी बच जाते हैं, ठीक है। तो आग लगने का कारण कौन सा नहीं है, फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया हुआ है, चित्र में प्रदर्शित श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज मोस्ट सुटेबल फॉर एक्सटिंग्विश कैटेगरी डी फायर शोन इन द फिगर। तो अभी मैं क्लास डी फायर को आग को बुझाने के लिए बताया था आपको, CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप आग बुझाने वाला यंत्र हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन हो गया, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। दिया है, इलेक्ट्रिक केबल में लगने वाली आग को बुझाया जाता है। इलेक्ट्रिक केबल है, उसमें आग लग गया है, तो इलेक्ट्रिक केबल मैंने बताया, यानी कि ये डी वाला होगा, और डी में हम लोग बिजली से लगी आग है तो CTC आग बुझाने वाला यंत्र प्रयोग करेंगे। CTC का फुल फॉर्म अभी आप लोगों को बताया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन की प्रकृति के आधार पर भाग को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि अग्नि जो है ईंधन की प्रकृति के आधार पर क्लास A, B, C, D होता है, ठोस, द्रव, C का गैस, D का बिजली से लगी आग। चित्र में प्रदर्शित ईंधनों के आग की श्रेणी को पहचानिए। तो ये देखिए, लकड़ी, कपड़ा, कागज, ये किस में आएगा, ठोस में आएगा, और ठोस एक टाइप कैटेगरी में आता है, यानी कि श्रेणी ए की आग में क्या आता है, ठोस से लगी आग आती है, जैसे लकड़ी, कोयला, कागज वगैरह, सब कपड़ा वगैरह आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 38 नंबर का, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो बिजली से, विद्युत से लगी उपकरण में आग बुझाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है फोम टाइप, करेक्ट आंसर हो जाएगा फोम। फोम की जगह अगर नहीं रहता, सॉरी फोम हम क्लास बी में प्रयोग करते हैं, हेलोन टाइप होगा, ठीक है, याद रखिएगा। फोम क्लास बी में होता है, हेलोन टाइप यानी इसमें CTC भी होता है, या हेलोन टाइप हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एक बार और, विद्युत से लगी आग के लिए हम लोग या तो CTC या हेलोन टाइप इस्तेमाल करते हैं। फोम टाइप क्लास बी फायर में इस्तेमाल होता है। जल से भरी हुई गैस कार्टिज, जल से भरा हुआ है तो हम लोग लकड़ी पे डाल सकते हैं तो बुझ जाता है, तो क्लास ए फायर के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टोर्ड वाटर फील्ड टाइप, ठीक है, यानी कि अगर इसमें फोम वगैरह बनाया जाता है तो ये क्लास बी, और स्टोर्ड वाटर है ना, तो ये हम लोग क्लास ए फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर।
दिया हुआ है निम्नलिखित में से हैलोजन टाइप आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा है। तो हैलोजन टाइप अभी हमने पीछे की डिस्कस किया था, सीटीसी वाला आग बुझाने वाला यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर विथ सीटीसी, ये क्या है, हैलोजन टाइप आग बुझाने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, दिया हुआ है जलते हुए द्रव से लगी आग बुझाने के लिए। देखिए जलते हुए द्रव से लगी, यानी कि द्रव यानी कि पेट्रोल, डीजल, किरोसिन ऑयल, ये सभी, इससे लगी आग को बुझाना है। तो निम्न में से क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बोला है। यानी द्रव से लगी आग, द्रव, जलते हुए द्रव, द्रव में क्या क्या आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। ठीक है, द्रव जनित आग कौन सा होगा, पेट्रोल से लगी आग हो जाएगी, डीजल से लगी आग, किरोसिन ऑयल से लगी आग, ये द्रव जनित आग है। और इससे लगा हुआ आग है तो हमें क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो हमें जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जल का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जल भारी होता है तो नीचे तली में बैठ जाएगा, और पेट्रोल डीजल हल्का होता है तो ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जिससे कि आग नहीं बुझेगा। ठीक है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं आग बुझाने के लिए, शुष्क पाउडर का भी और फोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेल्डर, एक वेल्डर को वेल्डिंग करते समय क्या पहनना चाहिए। ए वेल्डर शुड बी वियर वाइल वेल्डिंग। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ पे, तो जब वो वेल्डिंग कर रहा होता है ना, जब वो वेल्डिंग कर रहा होता है तो उसे हेलमेट भी पहनना चाहिए, वेल्डिंग हेलमेट पहनना चाहिए। सेफ्टी ग्लव्स, जो उसके हाथ है ना जले नहीं, उसमें ग्लव्स पहनना चाहिए। ठीक है, ये भी पहनना चाहिए। सेफ्टी क्लास, इसके कपड़े पहनना चाहिए कि जो भी आर्क बनते हैं और उससे जो छींटे निकलते हैं वो उससे बच जाए। ठीक है, यानी कि आर ऑफ दी, यानी कि सभी चीज़ें पहनना चाहिए, यानी हेलमेट, ग्लव्स, कपड़ा, सभी चीज़ पहनकर उसे वर्क करना चाहिए। आगे यहाँ पे देखते हैं, वेल्डिंग करते समय चश्मा भी पहनना चाहिए। यहाँ पे चश्मा नहीं दिया है तो वो भी पहनना चाहिए, यानी कि वेल्डिंग करते समय आपकी आँख का और शरीर, बॉडी जले नहीं, कपड़ा पहन लीजिए, ग्लव्स पहन लीजिए, हाथ नहीं जले, हेलमेट पहन लीजिए कि आपका सिर सही रहे। चलिए, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, दिया हुआ है वेल्डिंग उपकरण की ग्राउंड क्लैंपिंग जुड़ी होती है। द ग्राउंड क्लैंप ऑफ द वेल्डिंग इक्विपमेंट शुड बी कनेक्टेड। ठीक है, तो वेल्डिंग उपकरण की जो ग्राउंड क्लैंप है ये किससे जुड़ा होता है, तो ये हमेशा अर्थ से जुड़ा रहता है, पृथ्वी से जुड़ा रहता है। ठीक है, ग्राउंड क्लैंप कभी भी, ग्राउंड वाला याद रखिएगा, ये हमेशा पृथ्वी से ही जुड़ा रहता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन करवा दिया और इस प्रकार आप लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पहला चैप्टर क्या था, ट्रेड इंट्रोडक्शन और सेफ्टी था। ठीक है, यानी कि 2 क्लास में ये हो पाया है। पहली क्लास अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। आगे की क्लास में हम क्लास 3 से अगले चैप्टर पे करेंगे, जो भी अभी एग्जाम में पूछा गया उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप लोग एग्जाम देने से पहले सभी वीडियो को सीरियल वाइज देख जाइएगा। और आप लोग से अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते तो आप लोग सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, पेड टेस्ट सीरीज में चले जाइएगा। पेड टेस्ट सीरीज ओपन कर लीजिएगा। पेड टेस्ट सीरीज में जाने के बाद आपको यहाँ पे वेल्डर वाला मिल जाएगा, वेल्डर संकल्प मास्टर टेस्ट सीरीज फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आप लोग को लगभग सभी वेल्डर के चैप्टर वाइज 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इंक्लूड करके बनाए गए हैं। लगभग यहाँ पे वेल्डर के 37 चैप्टर बनाए गए हैं और साथ में उसका PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, मात्र 99 रुपये में है, जो कि आपको हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। टेस्ट लगाने के बाद आप उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा सही आंसर होगा, आपने गलत आंसर लगाया तो क्यों लगाया, कौन सा ठीक है उसका सही आंसर क्या होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को टेस्ट में मिल जाएगी। तो किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।